नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सरोडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, ठीक है। और इसको दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट 1 की तरह देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से रिलेटेड रहेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और उनके आंसर को क्लिक करते जाना है और एक पेन कॉपी में लिखते चलना है और लास्ट में ये देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष पशु पक्षी कब घोषित किए गए, ठीक है। ऑप्शन है 1981, 1956, 2000 या 1955, ठीक है। तो आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष पशु और पक्षी कब घोषित किए गए थे, तो याद रखना 1981 में। कब? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1981 में। क्या हुआ दोस्तों, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का क्या हुआ है, गठन हुआ है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जब गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था तो उसकी 25वीं वर्षगांठ, ठीक है। तो कितनी वर्षगांठ? 25वीं वर्षगांठ को 1 नवंबर 1981 1981 में दोस्तों मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय पशु बारहसिंगा और पक्षी दूधराज, इन तीनों को दोस्तों क्या घोषित किया गया था? मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह घोषित किए गए थे, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया है कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या होता है? बरगद होता है। क्या होता है राजकीय वृक्ष? बरगद, ठीक है। राष्ट्रीय पशु क्या होता है? इसको कहते हैं बारहसिंगा। क्या कहते हैं? बारहसिंगा, ठीक है। और राजकीय पक्षी की बात करें दोस्तों, तो राजकीय पक्षी जो होता है दोस्तों, इसका नाम है दूधराज। क्या है? दूधराज, ठीक। इसको शाह बुलबुल भी कहते हैं। ये बात आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि दूधराज को शाह बुलबुल भी कहा जाता है या पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है, ठीक है। तो तीनों नाम आपको याद रखना है राजकीय पक्षी के, दूधराज, शाह बुलबुल और पैराडाइज फ्लाई कैचर, ठीक है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष पशु पक्षी कब घोषित किए गए थे? 1 नवंबर 1981 को, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा 2 राज्यों से लगी है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आजकल छपते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा 2 राज्यों से लगती है? तो याद रखना 6 जिलों की, ठीक है। मध्य प्रदेश के 6 जिलों की सीमा 2 राज्यों से लगती है, ठीक है। अब वो 6 जिला कौन कौन से हैं, तो याद रखना सबसे ऊपर चलते हैं हम तो मुरैना, ठीक है। मुरैना हो गया दोस्तों। इसकी सीमा किस से लगती है? इसकी सीमा राजस्थान से भी लगती है और उत्तर प्रदेश से भी लगती है, ठीक है। राजस्थान उत्तर प्रदेश से लगती है। इसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर जिला है शिवपुरी, ठीक है। शिवपुरी, ठीक। शिवपुरी की सीमा कहाँ लगती है? तो इधर साइड लगती है दोस्तों उत्तर प्रदेश से और इधर साइड लगती है राजस्थान से, ठीक है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तीसरा नंबर है दोस्तों आपका आ जाएगा, तीसरा नंबर हो जाएगा आपका झाबुआ, ठीक है। झाबुआ ले लेते हैं, झाबुआ, ठीक। झाबुआ के नीचे क्या है? अलीराजपुर है, ठीक है। अलीराजपुर जिला है। इन दोनों जिलों की सीमा भी 2 राज्यों से लगती है। तो झाबुआ की सीमा जो है दोस्तों किससे लगती है? एक तो लगती है गुजरात से, ठीक है। गुजरात से ऊपर साइड में है, ठीक है, गुजरात से लगती है और एक लगती है राजस्थान से। इसी प्रकार से अलीराजपुर की सीमा जो लगती है दोस्तों, एक लगती है इसकी गुजरात से, ठीक है, और दूसरी लगती है इसकी महाराष्ट्र से, ठीक है। महाराष्ट्र से लगती है, ठीक है। तो याद रखना झाबुआ और अलीराजपुर की सीमा भी 2 राज्यों से लगती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों बालाघाट की, ठीक है। बालाघाट की सीमा भी 2 राज्यों से लगती है। देखिए बालाघाट हो गया, ठीक है। बालाघाट की सीमा महाराष्ट्र से लगती है दक्षिण में, ठीक है। और किससे लगती है? छत्तीसगढ़ से लगती है, ठीक है। पूर्व में छत्तीसगढ़ सीधी से लगती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 6वां जिला जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? सिंगरौली, ठीक है। सिंगरौली की सीमा भी किससे लगती है? सिंगरौली की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से, ठीक है। याद रखना मध्य प्रदेश के 6 जिलों की सीमा 2 राज्यों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2000 में मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी थी? तो याद रखना दोस्तों 2000 में मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या 9 थी, ठीक है। कितनी थी? 9 है। क्या हुआ, जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय मध्य प्रदेश में 9 संभाग थे। 1 नवंबर 1956 को भी मध्य प्रदेश में 9 संभाग थे और जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ 1 नवंबर 2000 को, उस समय भी संभाग की संख्या कितनी थी? 9 थी, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखना, ठीक है। क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 को जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय संभाग की संख्या 9 थी, लेकिन 1980 में क्या होता है? 3 संभाग बनते हैं। कितने संभाग बनते हैं? 3 संभाग, होशंगाबाद, चंबल और बस्तर। तो संभाग कितने हो जाएंगे अब? 9 और 3 12, ठीक है। 1980 में संभाग की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई, ठीक है।
जब विभाजन होता है दोस्तों 1 नवंबर 2000 को, तो क्या होता है 3 संभाग रायपुर, बिलासपुर और बस्तर ये कहाँ चले जाते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में चले जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या फिर से कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है 2008 में, कब 2008 में एक और नया संभाग बनता है जिसका नाम है शहडोल संभाग। कौन सा संभाग, शहडोल संभाग, और ये मध्य प्रदेश का 10वां संभाग है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश में संभाग की संख्या भी कितनी है, 10 है। ठीक है, और जो नर्मदापुरम संभाग है दोस्तों, ठीक है, होशंगाबाद के संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया था, कब 2008 में, और 2008 में ही शहडोल संभाग का गठन किया गया था जो मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, ऑप्शन है मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, सतपुड़ा का पठार और रीवा पन्ना का पठार। तो याद रखना कर्क रेखा जो है दोस्तों मालवा का पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, अब कर्क रेखा क्या होती है आपको पता होगा। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा मध्य प्रदेश का मैप बनाने की कोशिश करता हूं मैं। ठीक है, ऐसा कुछ मध्य प्रदेश का मैप होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। ठीक है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। और मध्य प्रदेश का एक संभाग भोपाल संभाग ऐसा है दोस्तों जिसके सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या होता है जो कर्क रेखा है ना, ये मालवा के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। इधर से मालवा का पठार आता है। ठीक है, तो मालवा के पठार को क्या होती है, कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब पॉइंट की बात याद रखना दोस्तों कि जो मालवा पठार होता है ना, उसकी सबसे ऊंची चोटी कभी आपसे पूछ ले तो याद रखना सिगार है। कितनी है, सिगार, इसकी ऊंचाई है 881 मीटर। कितनी है, 881 मीटर मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मैंगनीज किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है। तो भैया मैंगनीज पाया जाता है किस प्रकार की चट्टानों में, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। और मैंगनीज के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, बालाघाट। ठीक है, आपने सुना होगा दोस्तों कि बालाघाट जो है मलाज खंड में तांबा की खदान पाई जाती है। ठीक है, और भरवेली की जो खदान है दोस्तों वो मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना मैंगनीज किस तरह की चट्टान पाया जाता है, धारवाड़ की चट्टान पाया जाता है। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना, कोयला जो है वो गोंडवाना चट्टान पाया जाता है। गोंडवाना चट्टान क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हीरा जो है दोस्तों कड़प्पा चट्टान पाया जाता है। हीरा कौन सी चट्टान पाया जाता है, कड़प्पा। और विंध्यनगढ़ की जो चट्टान होती है दोस्तों उसमें चूना पत्थर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चूना पत्थर। तो याद रखना गोंडवाना में क्या पाया जाता है, कोयला, कड़प्पा में हीरा, विंध्यन में चूना पत्थर और अपना धारवाड़ में मैंगनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बिल्कुल सही है। माही नदी को आदिवासी गंगा कहा जाता है, ये भी सही है। माही नदी पूर्व से पश्चिम को प्रवाहित होती है, ये भी सही है। मतलब सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, अच्छा माही नदी निकलती कहाँ से है, तो याद रखना मिंडा गांव सरदारपुर धाव से निकलती है। कहाँ, मिंडा गांव सरदारपुर, ठीक है, धार जिले में दोस्तों। ठीक है, वहां से ये निकलती है कौन, माही नदी। ठीक है, और कहाँ गिरती है जाके, तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई खम्बात की घड़ी में जाके गिरती है। दलहन फसल नहीं है, मतलब दलहन मतलब क्या, जिससे दाल बनती है। चना से दाल बनती है, मटर से बनती है, मसूर से बनती है, सरसों से दाल नहीं बनती, जिससे तेल निकलता है, इसलिए कैसी फसल हो जाएगी, तिलहन फसल हो जाएगी। ठीक है, आपको रबी की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल क्या होती है, ये सब पता होना चाहिए। रबी की फसल क्या होती है दोस्तों, रबी की फसल जो होती है वो अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है। ठीक है, और जो खरीफ की फसल होती है वो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, मतलब जून जुलाई में बोई जाती है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर दलहन फसल कौन सी नहीं है, सरसों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की नई खनिज नीति कब लागू की गई। ठीक है, तो याद रखना मध्य प्रदेश की नई खनिज नीति लाई गई थी 2010 में। कब, 2010 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1962 में दोस्तों मध्य प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना होती है। और मध्य प्रदेश की जो प्रथम खनिज नीति थी 1995 में लाई गई थी, प्रथम 1995 में, और नवीन 2010 में लाई गई है। ठीक है, और औद्योगिक की जननी किसे कहा जाता है, कहीं पूछ ले तो कोयला को कहा जाता है। ठीक, पंख अभियान की शुरुआत कब की गई, तो पंख अभियान की शुरुआत की गई थी 24 जनवरी 2021 को। ठीक है, 24 जनवरी को दोस्तों बालिका दिवस होता है। क्या होता है, बालिका दिवस। ठीक है, उसी के अवसर पर दोस्तों बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अच्छा ये पंख जो है दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पंख है PANKH। ठीक है, इसको पंख पढ़ते हैं। तो पंख में P का मतलब होता है प्रोटेक्शन, A का मतलब होता है अवेयरनेस, N का मतलब होता है न्यूट्रिशन, K का मतलब होता है नॉलेज, और H का मतलब होता है हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, पंख अभियान की शुरुआत कब हुई थी, 24 जनवरी 2021 को। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है। ठीक,
तो चांद का मुंह टेढ़ा है, ये रचना है दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध की। किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। अच्छा, इसकी एक और रचना है चंबल की छाती। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, चंबल की छाती भी किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की है। इसके अलावा दोस्तों अंधेरे में, और एक और है ब्रह्म राक्षस। ठीक, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, चंबल की छाती और चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? तो याद रखना गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, ये थे आज के 10 क्वेश्चन। अब पूरी ईमानदारी के साथ आप बताएंगे दोस्तों कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक, कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से लिख के बता देना। ठीक, बहुत छोटा वीडियो है, आपको डेली इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ठीक है, और इससे आपका देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे क्वेश्चन फंसे या ना फंसे वो अलग मैटर है। ठीक है, इन 10 क्वेश्चन में से, लेकिन आपका जो लेवल है दोस्तों, आप स्वयं चेक कर सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के मान्यता की तैयारी किस लेवल में हो चुकी है। ठीक है, यदि आपके 10 क्वेश्चन सही हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो को लाइक करोगे तो हमारा मोटिवेशन, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, और मैं इसी प्रकार के रोज आपके लिए डेली नए नए वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।